गौ आधारित भारतीय प्राकृतिक कृषि, गौ आधारित कृषि। जरा समझना बात को। आज का विषय गाय पर है। गाय को लेकर के, गौ आधारित खेती को लेकर के हमारे देश के किसानों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। चूँकि हमारी एक आदत है, सबकी आदत है कि जो मैं सुनता हूँ उसको सत्य मान लेता हूँ। एक बात अपने दिमाग से ज़रा विचार में लाना कि प्रकृति आधारित गौ पालन तो शब्द ठीक है, लेकिन गौ आधारित प्राकृतिक खेती अपने आप में, ये विषय कैसा लगता है आपको? प्रकृति में गाय है, ना कि गाय में प्रकृति है। गाय हमारे देश की सनातन कृषि संस्कृति की एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है गाय। और आज मैं मित्र इसकी समग्रता क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा देश बहुत ज़मीन के भौगोलिक क्षेत्र मतलब बहुत कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है, और हम सनातन कृषि को मानने वाले लोग हैं। तो आपने पौराणिक कथाओं में कुछ सुना है, क्योंकि हम बेशक धर्म के बारे में बहुत ना जिज्ञासा रखते हो, तब भी हमको बहुत सारा धार्मिक विषय मेरे कानों में हैं। तो नंदी एक शब्द है, शिव की सवारी है नंदी। नंदी का मतलब बैल है, जो गाय का बच्चा है। शिव का और बैल का, यानी जमीन का और बैल का, खेती का और बैल का बहुत चोली दामन का साथ रहा है। ट्रैक्टर के आने के पहले तक, करोड़ों सालों तक हम बैल से ही खेती करते थे। फिर ट्रैक्टर आया तो धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रैक्टर बढ़ते गए देश में, लोगों ने बैल छोड़ते गए। आज की तारीख में महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ कुछ प्रदेशों में 10-12% लोग जो गरीब हैं आज भी बैल से खेती करते हैं। और मैंने अध्ययन किया है, देश का जो भी किसान आज भी बैल से खेती करता है। पिछले 15 साल पहले जब ये हुआ कि देश का किसान आत्महत्या करता है, नो डाउट 2005, 6, 7 में जब सूखा पड़ा था तो देश में बहुत सारे किसान, गरीब किसानों ने आत्महत्या की। एक भी ऐसा किसान नहीं आप देश में पाएंगे जिसके पास बैल हो और उसने आत्महत्या की हो। तो बैल जो पालता है उसको आत्महत्या करने जैसा कोई विषय मन में आता ही नहीं, क्योंकि उसको खेती में घाटा नहीं होता। कारण कि उसको ट्रैक्टर की जुताई का, ट्रैक्टर के भाड़े के बहुत सारे पैसे नहीं देने पड़ते। दूसरा, वो गाय बैल उसके घर में होती है तो फसलों का अवशेष खाती है और वो उसका गोबर जो है, मलमूत्र खेत में पहुंच जाता है। गौवंश का मलमूत्र मुद्दा यहाँ पर है आज की तारीख में, जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती है, कि गाय का पेशाब और गाय का गोबर, गाय का पेशाब गाय का गोबर, मतलब इतने ज़्यादा लोग गौ भक्त और गाय से प्रेम करने वाले या गाय के नाम पर कुछ करने वाले लोग गौमूत्र और गोबर की इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा का बखान कर रहे हैं कि साहब एक गाय होगी तो बस 25 एकड़ खेत आपकी खेती हो जाएगी एक गाय से। मित्र, खेती गाय से नहीं होगी। सिर्फ गाय शब्द की महिमा समझने के बाद हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। गाय का जो पेशाब है, गाय का जो गोबर है, जरा समझना बात को। मैं एक कहानी आपको बताता हूं और आपने भी सुनी होगी, पौराणिक कथाओं में मिलती है कि एक ऋषि वशिष्ठ हैं, उनके पास एक नंदिनी नाम की गाय है। और राजा दिलीप कहीं से आ रहे हैं तो ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप का स्वागत किया और गाय के दूध की खीर खिलाई, और उनके कुछ साथी भी थे। तो राजा दिलीप को लगा कि इस ऋषि के पास एक गाय है और इतनी खूबसूरत खीर होती, इतने ज़्यादा लोगों को खीर इन्होंने खिला दी इस गाय से, तो उनके मन में गाय के प्रति लालच आ गया। और चलते समय कहते हैं ऋषि से कि हे ऋषि, ये गाय मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ।
तो ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आप तो राजा हैं और मेरे पास तो सिर्फ यही गाय है और गाय ही मेरा सहारा है। अगर आप इसको ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो राजा दिलीप कहते हैं कि हे ऋषि, प्रेम से दे दो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो गाय तो मैं ले ही जाऊंगा। यहाँ पर गाय ने क्या कहा जरा वो समझना। गाय कहती है कि हे राजन, मुझे सिर्फ दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती है। तो मित्र, आज मैं खेती करता हूँ, तो खेती का उद्देश्य क्या है? पहले तो हमें ये समझना खेती का ऑब्जेक्ट क्या है। खेती का ऑब्जेक्ट है जीवन में खुशियाँ, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा मन स्वस्थ रहे, मैं प्रसन्न रहूं। पहला ऑब्जेक्ट है खेती का। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब यहां क्या हो रहा है कि गाय, जब से मैकेनाइजेशन हुआ देश में, तो गाय के बछड़े को तो मैं बाहर का रास्ता दिखाता चला आया हूं, और गाय के बछड़े पिछले 50 सालों से, जब से ट्रैक्टर आया, गाय के बछड़ों का कोई मोल नहीं, कटने के लिए मजबूर है। गाय का बछड़ा, जिस माँ के बछड़े को आप कटने के लिए मजबूर करेंगे या घर से डंडा मार के बाहर निकाल देंगे, वो गाय प्रसन्न तो नहीं हो सकती। और पौराणिक कथाओं में नंदिनी कहती है राजा दिलीप से, हे राजन, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हूँ। प्रसन्न होने पर जरा कल्पना करना, कुछ अपवाद हटा दो। ऐसे भी आज देश में लोग हैं जो गाय के प्रति बड़ा स्नेह रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और उन्होंने गौशालाएं खोली हैं और सरकार से कुछ भी नहीं लेते। उनके पास पैसा है तो उनके पास 200 गाय हैं, 400 गाय हैं, हजार गायों की गौशालाएं मैंने देखी हैं। 1000 गायों के बीच में मात्र जो है ना 50-60 गायें दूध देती हैं, बकाया दूध नहीं देती हैं। मैंने ऐसे कई अपने मित्रों से पूछा है, हमने कहा मित्र, आपके पास 1000 गायों में सिर्फ 50 गायें दूध देती हैं, शेष आप कैसे मैनेज करते हो? तो कहते हैं कि सुशांत साहब, भगवान ने बहुत कुछ दिया है और मैं गाय को मरने नहीं दूंगा। अब मैं यहाँ एक चीज़ समझाता हूँ आपको, थ्योरी। मैं उनसे एक प्रश्न करता हूँ कि ये कितने दिन तक आप कर पाएंगे? कितने दिन तक? तो कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ। हमने कहा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे ऐसे करेंगे क्या? बोले वो तो नहीं करेंगे। फिर यानी देर सवेर गाय को खत्म होना ही होना है। मैं आज कहता हूं कि देश के जो भी बुद्धिजीवी जिनको गाय से मोहब्बत हो, राजनीति में बैठे हुए लोग जिनको गाय से हकीकत में मोहब्बत हो, या देश का किसान जो गाय के प्रति प्रेम करता हो, गाय के प्रति प्रेम दर्शाने का एक ही उदाहरण है कि वो किसान बैल से मोहब्बत कर ले, बैल से खेती करने लगे। मित्र, मैं बता दूं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे देश में जमीन बहुत कम है, आबादी बहुत ज़्यादा है ऐसे, और पॉपुलेशन चूंकि बहुत ज़्यादा है तो लोगों को रोजगार चाहिए। गाय बैल से खेती जब हम करने लगे, बैल से खेती जब जैसे ही हम करने लगेंगे, हमारे देश की 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमको बाहर से फर्टिलाइजर नहीं लेने पड़ेंगे, हमको डीजल की ज़रूरत कम पड़ने लगेगी, हमको मशीनरी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी ज़मीन समृद्ध हो जाएगी, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गांव में जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़े बड़े शहरों में भटकते हैं, उनको गांव में एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। आप जो हमारी उम्र के लोग हों, जैसे मेरी उम्र 60 साल हो गई है, 60 साल की उम्र वाले लोग जरा अपने 50 साल पुराने, 40 साल पुराने इतिहास में झांकते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि कहीं कोई बेरोजगारी नहीं थी। एग्जैक्ट बता दूं कि 50 ईयर पहले इस देश में बेरोजगारी का कोई शब्द ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जब मेरे गांव की संस्कृति और कृषि संस्कृति इतनी स्ट्रांग थी कि बैल से खेती होती थी। जो छोटे किसान थे, बहुत छोटे किसान थे, एक बैल रखते थे और 2 किसान को एक बैल 2 बैलों की सांपर में खेती होती थी।
जो मझोले किसान थे उनके पास एक जोड़ी बैल हुआ करता था और अपने बैल से पूरी खेती कर लेते थे। जो बड़े किसान से 2 जोड़ी बैल थे, उनके यहाँ मजदूर भी थे। तो गांव में बहुत सारे लोग जिनके पास जमीन नहीं होती, जिनको कहते हैं भूमिहीन कृषक परिवार, एक परिभाषा दी गई है। गांव में रहने वाला व्यक्ति जिसके पास जमीन नहीं, उसको कहते हैं भूमिहीन कृषक परिवार, यानी किसान में उसकी भी गिनती है। डायरेक्ट जमीन ना होने के बावजूद भी खेती ही करता है, तो खेती पर जो आश्रित है वो भूमिहीन कृषक परिवार। आज क्या हुआ मैकेनाइजेशन में, फर्टिलाइजर के युग में, मैं अपने बहुत सारे मेरे किसान हैं जो मुझको सुनते हैं और मेरे अनुसार खेती करते हैं। मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, मित्र, ये समय बहुत खराब चल रहा है खेती के लिहाज से और मानवता के लिहाज से। जैसे मैं जो आज प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन जिस कदर से हो रहा है, ज़मीन की फर्टिलिटी का दोहन, ज़मीन के नीचे का भूगर्भ जल का दोहन, हमारे ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी का दोहन, ये दोहन बताता है कि आज आने वाले समय में आपको पानी कहाँ से मिलेगा, आपको शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, शुद्ध एयर नहीं मिलेगी, शुद्ध वाटर नहीं मिलेगा। आप करेंगे क्या यहाँ पर? ये जो विकास डेवलपमेंट का आपको खाका दिख रहा है, ये इस पर कितने दिन आप आश्रित रहेंगे? तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में बता दूं कि जब तक हम बैल को तवज्जो नहीं देते, तब तक ये शब्द गौ आधारित प्राकृतिक खेती का केवल और केवल ड्रामा है। गौमूत्र और गोबर तो गाय का फाइनल प्रोडक्ट है ना। एक चीज बताओ हमको, जिस गाय को मैं प्रेम से पालता हूं, उसके बछड़ों को प्रेम से पालता हूं, उनके बछड़ों से खेती करता हूं, तो वो बछड़े और गाय और बैल जो गोबर और मूत्र करते हैं, उसको तो मैं खेत में पहले भी लौटाता था। अब यहां पर क्या हो रहा है कि बैल को छोड़ दो, गाय को केवल भूसा खिलाओ, उसको दाना भी मत दो और उसका मूत्र एकत्र करो। हमारे बहुत सारे मित्र, जैसे मैं जीवामृत का प्रचार करता हूं, जंगल की मिट्टी का जीवामृत, तो चूंकि बहुत सारी आवाज़ें सोशल मीडिया में चलती रहती है, 10 लीटर पेशाब, 10 किलो गोबर, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, तो मेरा वाला जीवामृत बनाते हुए भी किसान मुझको फ़ोन करता कि सचान साहब मैंने उसमें गौमूत्र डाल दिया है। हमने कहा मित्र, गौमूत्र कहाँ से लाए थे? तो कई लोग तो कहते हैं कि हमारे यहाँ उस जगह जाकर के 20 रुपये लीटर बिकता है। हमने कहा असली था कि नकली? तो फिर बता दूं, दूध, हमारा देश दूध नकली खा रहा है, यानी हमारे देश में 70% दूध नकली ही है, मिलावट का दूध है, सिंथेटिक दूध है। और अगर मूत्र बिकने लगा तो मूत्र की कौन गारंटी? दूध को तो मैं पी करके चेक करके देख सकता हूं कि असली है कि नकली, तब भी नकली पीने के लिए मजबूर। और गौमूत्र के बारे में आप क्या करेंगे? तो सीधी सीधी बात है कि एक नियम है संसार में, गिव एंड टेक का। गाय को आपने क्या दिया, जो आपने गाय को दिया वही आपको गाय देगी। गाय को आपने मोहब्बत नहीं दी, गाय को आपने दुख दिया, तो गाय आपको दुख देगी। जो गाय पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर है, चलिए कुछ लोग पॉलीथीन कहते हैं, नहीं साहब मैंने तो घर में गाय पाल रखी है, मैं तो, मेरी गाय तो बंधी रहती खूंटे से, तो आप उसको खिलाते क्या है? आप जब गाय को सूखा भूसा देंगे तो पाव भर दूध देगी ना। भैंस को तो आप इतना राशन देते हैं, खली देते हैं, दाना देते हैं, हरा चारा, ये चारा, वो चारा, क्योंकि वो 8-10 लीटर दूध देती है। और गाय के लिए क्या? लोगों के मन में एक धारणा है, और हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा गाय की नस्ल खराब हो चुकी साहब, गाय की नस्ल खराब हो चुकी है और गाय की नस्ल को सुधारने की जरूरत है। जैसे इस इंसान ने फसलों की नस्लें सुधारी, हाइब्रिड, बोले ये फसल ज़्यादा पैदा करेगी तो हाइब्रिड ले आए। अब हाइब्रिड फसल का प्रोडक्ट रियलिटी कोई खाना नहीं चाहता, उसमें टेस्ट वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार इस गाय की नस्ल को लोग सुधार रहे हैं। मैंने एक बार एक बड़े कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उनके सामने एक बात कह दी, ये नस्ल सुधार, गाय की नस्ल सुधार पर बहुत चर्चा हो रही थी। तो मैंने एक शब्द बोला कि महोदय, वक्त है
आदमी अपनी नस्ल सुधारे। अगर नस्ल किसी की खराब हुई है तो इंसान की नस्ल खराब हुई है, किसी की नस्ल खराब नहीं हुई। परमात्मा ने ऐसी कोई चीज बनाई नहीं कि उसकी नस्ल खराब हो जाए। हाँ, नस्ल, अब गाय की नस्ल खराब हुई तो इसमें ऐसे कहा जाता है साहब गाय को 6 लीटर दूध देना चाहिए, 3 पाव दूध देती, यानी कि नस्ल खराब है। यार उसको प्यार नहीं दोगे, उसको भोजन नहीं दोगे और 6 लीटर दूध की अपेक्षा करोगे। भैंस क्यों आपकी 8 लीटर दूध दे रही है? और मैं फिर कह दूं कि जो बिहेवियर आपका गाय के साथ है ना आज खिलाने पिलाने के नाम पर, वही बिहेवियर आप भैंस के साथ कर दीजिए तो गाय तो भाई साहब सूखा भूसा खा करके 3 पाव दूध दे भी देती है, लेकिन भैंस अगर सूखा भूसा खाएगी ना तो लात मार देगी आपको। तो समझिए बात को। गौ आधारित प्राकृतिक कृषि का मतलब है, वैसे तो प्रकृति आधारित गौ पालन अगर मैं शब्द रखूं, कृष्ण भगवान की कहानी भूल गए? हम कृष्ण के गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको भगवान बताते हैं। वो तो बांसुरी लेकर के जंगल में गायों के पीछे दिन भर घूमते हैं। गाय को वो परिवेश चाहिए और गाय को खूंटे से बांध करके रखना, जैसे बहुत सारी गौशाला के लोगों ने गाय को अपना बांध रखा है और उनके नीचे गद्दे डाल रखे हैं। मित्र, गाय को ना गद्दा चाहिए, ना गाय को कंक्रीट की फर्श चाहिए, गाय को धरती माता का टच चाहिए। उसको माँ के ऊपर खड़ा रहने दो, यानी कच्ची जमीन पे गाय को रहने दो। अब यूरिन इकट्ठा करने के लिए आपने पक्का फर्श बना दिया और गाय एक दिन स्लिप होके गिर गई, उसका कूल्हा टूट गया। अपना कूल्हा तो आप ठीक करा लेते हो, गाय का कूल्हा कहाँ ठीक कराने जाओगे? तो मित्र, मैं अपने देश के अपने किसानों से अनुरोध करता हूं कि जरा इस विषय को ठीक से समझें। गाय के मूत्र और गाय के गोबर के पीछे बिल्कुल मत चलें, वो तो गाय का फाइनल प्रोडक्ट है। आप अगर गाय घर में पाले हो तो गाय को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे हाथ फिराना है, कैसे उसके ऊपर प्यार दर्शाना है, वो काम आप करेंगे तो गाय का दूध भी बढ़ेगा और गाय के मूत्र में और गोबर की भी वैल्यू बढ़ेगी। अब ये कह देना गाय के गोबर में ये होता है, कैसे होता है? जब उसको खाना अच्छा नहीं दोगे तो वो जो आप कल्पनाओं में है ना, गाय के गोबर में ऐसा होता है। जैसे मैं एक चीज़ और बता दूं, किसान भाई, बहुत सारे किसान जो दूध पशुपालन करते हैं, तो एक साइंस में लिखा गया कि भैंस के दूध में 7% से लेकर 9% तक भैंस होता है। गाय के दूध में लिखा गया है कि 4.5% से 6% तक फैट होता है। अब कई बार शहरों में जो अच्छा दूध दिया है वास्तव में शुद्ध दूध लाता है, तो उससे स्त्रियां झगड़ पड़ती, भैया तुम्हारे दूध में मलाई नहीं जमती है। तो कहता है भगवान कसम दीदी हम तो शुद्ध दूध लाते हैं। तो कहती तो मलाई क्यों नहीं जमती? अब सुनना, फिर यहाँ कहानी वही आ गई कि पहले हम सरसों की खेती करते थे, पहले घर में खली होती थी और खली हम पशुओं को खिलाते थे, दुधारू पशुओं को। जब किसी भैंस को, गाय को फैटी चीज दोगे जिसमें घी हो, तेल हो, उसके दूध में फैट की परसेंटेज तब बढ़ेगी जब वो खली खाएगी। अब भूसा खाने वाली गाय जिसको भूसा और आटा दिया, तो समझना भूसे में कितना फैट है? 0.4%। आटे में कितना फैट है? ज्यादा ऐसे 0 या 1%। तो उसके दूध में 4% फैट कहां से आ जाएगा? ठीक है ना? इसी प्रकार मैं कहता हूं ये सॉइल है, धरती माता। जब हम खेती की बात करते तो माँ में जो होगा वही माँ हमको देगी ना। अब माँ को आप यूरिया खिलाओगे फिर कहोगे भोजन में स्वाद नहीं है। माँ को आप डीएपी, पोटास, पेस्टिसाइड खिलाओगे फिर कहोगे भोजन में पौष्टिकता नहीं है। तो मैं अक्सर कहता हूँ खेती समझ का विषय है, खेती प्रकृति के साथ जुड़ने का विषय है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती नहीं बल्कि प्रकृति आधारित गौ पालन और प्राकृतिक खेती का विषय जब भी आएगा, मैं फिर बता दूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मुझे लोग ऐसा भी कहते हैं कि सचान साहब आपका आइडिया और आपका विचार बहुत अच्छा है। मेरा विचार अच्छा होने से खेती अच्छी नहीं हो जाएगी।
आपका हर व्यक्ति का जमीन के बारे में, प्रकृति के बारे में जब नजरिया बदलेगा ना, खेती तब अच्छी होगी। तो बिना नजरिया बदले प्रकृति के बारे में आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है कि प्रकृति को क्या आप माँ मानते हैं, प्रकृति को बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो प्रकृति को बचाने की जब भी बात आएगी तो उसमें पशुपालन आएगा, और पशुपालन जब भी आएगा तो उसमें गाय आएगी। और गाय इसलिए आएगी क्योंकि आपको अगर मैकेनाइजेशन से बाहर निकलना है, खेती को मजबूत बनाना है, तो पशुओं के बिना खेती नहीं हो सकती। और पशुओं में जब पशु की बात आएगी तो गाय एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो हमारे सनातन काल से मेरा कल्याण करता आया है। तो गाय आधारित खेती की जब भी बात आएगी तो आप ये देखिए गाय को क्या खिलाते हैं, कैसा प्यार देते हैं, कैसे पालते हैं। उसका पेशाब खरीदना या उसको पक्के फर्श में बांधना या उसके नीचे डब्बा लेके खड़े होना, आपको कहाँ फंसा दिया लोगों ने। गाय गोबर कर देगी, पेशाब कर देगी, आप उठा लेंगे, घूरे में डाल देंगे, सड़ जाएगा, खेत को लौटा देंगे। तो गोबर और पेशाब तो खेतों में जा ही रहा है, ये ड्रम में डाल करके क्या गोबर पेशाब का क्या करते हैं। जो जीवामृत की कहानी बिल्कुल सेपरेट टाइप की है, बहुत बार बोल चुका हूँ। नमस्कार।